Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel English Mentor. Today I'm going to teach you a new topic, modal verbs. आज मैं आपको modal verbs के बारे में बताने वाला हूं. So let us start this session in detail. So first of all, we need to understand modal verbs होती कौन-कौन सी हैं. देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, an auxiliary का मतलब आप बोल सकते हैं helping, right? An auxiliary verb which describes the mood of the speaker of for an action. देखें, जो मॉडल वर्ब होती है वो क्या करती है, जो स्पीकर होता है जो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बोल रहा होता है उसके मूड को बताती है कि उसका जो मूड है किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए उसका मूड कैसा है. तो मॉडल वर्ब ये चीज बताती है. An auxiliary verb which describes the mood of the speaker for an action. मतलब किसी भी एक्शन के लिए जो स्पीकर है उसका मूड कैसा है ये बताती है. तो अगर मैं बात करता हूं इसके एग्जांपल्स की, तो सबसे पहले देखते हैं he can drive a car. देखो अब कैन से मुझे क्या पता चला, he can drive a car. तो इसके फिजिकल एबिलिटी की बात चल रही है. कैन हम फिजिकल एबिलिटी बताने के लिए इट मींस दैट he is able to drive a car, यानी कि उसके अंदर एबिलिटी है, वो इस बात के लिए सक्षम है कि वो कार चला सकता है. तो कैन आप क्या बताता है, कैन आपकी एबिलिटी को बता रहा है. ही मे कम टुमारो, अब मे जो है वो आपकी क्या बताता है, ये पॉसिबिलिटी को शो करता है. प्रोबेबिलिटी इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में जब आप किसी चीज के लिए संभावना करते हो, पॉसिबिलिटी की बात करते हो, तो वहां पर मे यूज कर लेते हैं. तो इस सेंटेंस में मैंने बोला ही मे कम टुमारो, तो इस लाइन का मतलब हुआ कि वो शायद कल आ सकता है. तो ये शायद वाली जो बात है, पॉसिबिलिटी है, ये फ्यूचर है, ये किसने बताया, ये मे ने बताया आपका. नेक्स्ट, ही मस्ट अटेंड द सेमिनार. मस्ट क्या है, जब आप स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात करते हो, कोई चीज के लिए आप बाध्य होते हो, तो तब हम मस्ट का यूज कर लेते हैं. ही मस्ट अटेंड द सेमिनार, यानी उसको सेमिनार अटेंड करना ही चाहिए. सो माय डियर स्टूडेंट, इफ यू लुक एट दीज मॉडल वर्ब्स, कैन ने क्या बताया, आपकी एबिलिटी बता दी. मे ने आपकी पॉसिबिलिटी को बता दिया. एंड मस्ट ने आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बता दिया. ये सारे के सारे मॉडल वर्ब्स हैं. और जैसे मैंने मॉडल वर्ब्स को चेंज किया, इट ऑल्सो चेंजेस द मूड ऑफ द स्पीकर फॉर एन एक्शन. और साथ के साथ क्या किया, सब्जेक्ट तो हमारा एक ही है लेकिन उसका मूड डिफरेंट हो गया सेंटेंस के हिसाब से. जब हमने मॉडल वर्ब को चेंज किया तो उसका मूड भी चेंज हो गया, उसका बोलने का तरीका भी चेंज हो गया, राइट. सो मॉडल वर्ब शोज द मूड ऑफ द स्पीकर फॉर एन एक्शन. तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब्स. हमारे पास अलग अलग तरह की कुछ मॉडल वर्ब्स होती है. सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट. अगर सबसे पहले हम स्टार्ट करता हूं, सबसे पहली मॉडल वर्ब जो हमारी है, यूज ऑफ कैन. सबसे पहले हम कैन के बारे में पता करते हैं, कैन के यूजेस क्या हैं. देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कैन का फर्स्ट यूज जो है, टू एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एबिलिटी. देखो जब आप एबिलिटी की बात करते हो तो कैन से ही बताई जाती है आपकी एबिलिटी, राइट. चाहे वो फिजिकल एबिलिटी हो या मेंटल एबिलिटी हो. तो जब आप फिजिकल या मेंटल एबिलिटी की बात करते हो प्रेजेंट टाइम में, सो वी हैव टू यूज मॉडल वर्ब कैन. हमें कैन का यूज करना होता है. जैसे अगर मैं बात करता हूं ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यहां पर देखो जैसे मैंने कैन यूज किया, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, सो इट शोज हिज फिजिकल एबिलिटी. तो कहीं ना कहीं मतलब ये बोलता है कि वो इस बॉक्स को उठा सकता है, तो उसकी फिजिकल एबिलिटी बता रहे. आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, तो यानी मैं इस जो रिवर है, ये जो नदी है, इसके चारों तरफ मैं क्या कर सकता हूं, स्विम कर सकता हूं, वन एंड से दूसरे एंड जा सकता हूं. तो ये क्या बता रहा है, ये भी आपका फिजिकल एबिलिटी बता रहा है. सिमिलर अगर नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, ही कैन सॉल्व दिस सम. अब सम सॉल्व करने के लिए आपको मेंटल एबिलिटी की चाहिए, तो शी कैन सॉल्व दिस सम, यानी वो इस सम को सॉल्व कर सकती है. तो यहाँ पर उसकी मेंटल एबिलिटी का हमें पता चल रहा है. सो द वेरी फर्स्ट यूज ऑफ कैन इज टू एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एबिलिटी. तो जब आप फिजिकल और मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं तो हम कैन का यूज कर लेते हैं. नंबर 2, फॉर इनफॉर्मल परमिशन. जब आप इनफॉर्मल परमिशन या कमांड की बात करते हो तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं कैन का. जनरली कैन हम कहां भी यूज करते हैं, जब आप बात करते हैं इनफॉर्मल परमिशन या इनफॉर्मल कमांड, किस ग्रुप में बात कर लेते हैं, जनरली हम फ्रेंड्स के साथ हम इसको यूज कर लेते हैं, या जूनियर होते हैं जो हमारे, उनके साथ हमें जनरली हम यूज कर लेते हैं. जैसे अगर मैं किसी से बोलता हूं कैन आई सी योर डायरी, कैन आई सी योर डायरी, तो जैसे मैंने बोला क्या मैं तुम्हारी डायरी देख सकता हूं, राइट. तो आप सामने वाले से एक इनफॉर्मल परमिशन ले रहे हो, कैन आई सी योर डायरी, राइट. तो इनफॉर्मल परमिशन हो गया. स्टॉप, यू कैन नॉट डू दैट.
स्टॉप, यू कैन नॉट डू दैट। मैंने किसी को बोला स्टॉप, यू कैन नॉट डू दैट, तुम ये नहीं कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला, कैन नॉट, इनफॉर्मल मैंने कमांड दिया, आप ये नहीं कर सकते हो। तो जब आप इनफॉर्मल परमिशन या इनफॉर्मल कमांड की बात करते हैं, सो इन दैट केस वी कैन यूज कैन, हम उस केस में कैन को यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट यूज देख लेते हैं कैन का। नेक्स्ट यूज है आपका टू एक्सप्रेस थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। देखो जब आप थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो उस केस में भी हम कैन का यूज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, मतलब हर एक इंसान क्या कर सकता है, मिस्टेक तो कर ही सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी हर एक इंसान मिस्टेक कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, और इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, डेंजरस पॉसिबिलिटी है, ऑब्वियस सी बात है डेंजरस ही होती है। तो जब आप थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पर भी हम कैन का यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4 ऑफ कैन, टू एक्सप्रेस हैबिट नेचर ऑफ एनीवन। जब आप किसी के नेचर की बात करते हो या हैबिट की बात करते हो तो उस टाइम भी हम कैन का यूज कर सकते हैं, नेचर ऑफ एनीवन। तो हम उस केस में भी कैन का यूज कर लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूं, अ डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस। डिसीटफुल का मीनिंग होता है एक ऐसा इंसान जो दूसरों को धोखा देता है, यानी एक दूसरे को धोखा देने वाला इंसान क्या करता है, कैन डिसीव अस, वो क्या कर सकता है, हमें डिसीव कर सकता है, वो हमें धोखा दे सकता है। तो ऑब्वियसली बात है डिसीटफुल पर्सन का ये नेचर होता है, वो दूसरों को धोखा ही देता है, राइट। एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्ट एनीवन। अब ऑनेस्ट मैन है, अगर वो ऑनेस्ट है तो जनरली वो किसी दूसरों को हर्ट नहीं करता है, उसका नेचर ऐसा है। तो जनरली जब आप हैबिट या नेचर की बात बताते हो तो कैन का यूज किया जा सकता है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं एरर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कैन का अगर हम एरर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या होता है, देखो एरर किस टाइप के आते हैं कैन से रिलेटेड। देखो कैन इज इक्वल टू, कैन का इक्वल टू आप बोल सकते हो बी एबल टू। देखो मतलब कैन जो है वो बी एबल टू के इक्वल है। यानी आप, मैं एक सेंटेंस अगर बोलूं, जैसे मैंने बोला आई कैन रन 5 किलोमीटर्स, यानी मैंने बोला कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। तो ये क्या बताई, ये मेरी फिजिकल एबिलिटी मैंने बताई, आई कैन रन 5 किलोमीटर्स। इसी लाइन को मैं ऐसे भी बोल सकता था कि एबल टू रन आई एम एबल टू रन 5 किलोमीटर्स। देखो बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है एम, आई के साथ एम लगता है, बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज एम आर, राइट, ये फॉर्म्स होती है। तो आई के साथ एम लगेगा, राइट, आई के साथ एम लगेगा आपका। तो ये देखो आपने क्या यूज किया है यहाँ पर, आई एम एबल टू रन 5 किलोमीटर्स। सो माय डियर स्टूडेंट, लाइन का मतलब तो सेम ही हुआ कि आई कैन रन 5 किलोमीटर्स। मतलब अगर आपने ऐसे यूज किया है कि आई कैन रन 5 किलोमीटर्स, ये भी आपकी फिजिकल एबिलिटी बता रहा है कि आप 5 किलोमीटर दौड़ सकते हो, यानी मैं दौड़ सकता हूं। या फिर मैं बोलता हूं आई एम एबल टू रन 5 किलोमीटर्स, तो इसका भी मीनिंग यही हुआ, राइट। तो चाहे आप बोलो कैन या बोलो आप बी एबल टू, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, जनरली प्रॉब्लम किस टाइप की आती है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक एरर दे देते हैं इस टाइप से, वो लिख देते हैं आई कैन बी able to run 5 kilometers. So my dear student, this sentence is wrong. अब ये सेंटेंस रॉन्ग कैसे हो गया, देखो आप यहां पर कैन भी यूज कर रहे हैं और बी एबल टू भी यूज कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। तो या तो आप इस सेंटेंस को करो आई एम एबल टू रन 5 किलोमीटर्स, ठीक है, बी के साथ बनाना है तो आई एम एबल टू रन 5 किलोमीटर यूज करो, या फिर आप यूज करो आई कैन रन 5 किलोमीटर्स। कैन और बी एबल टू एक दूसरे के साथ नहीं आते हैं, सो राइट, या तो आप करो आई कैन रन 5 किलोमीटर्स या फिर लिखो आई एम एबल टू रन 5 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से जनरली एरर आ जाता है, एंड इस सच एरर्स शुड बी अवॉइडेड। और इस तरह का जो एरर अगर आपको मिलता है तो इसको अवॉइड करना चाहिए, राइट। सो लेट अस डिस्कस। अब बात कर लेते हैं कुड की। जो हमारा सेकंड मॉडल वर्ब है वो है हमारा कुड, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कुड का यूज कहां पर होता है, देखो फर्स्ट यूज ऑफ कुड इज टू एक्सप्रेस इनडायरेक्ट स्पीच। सो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर देखो व्हाट एग्जैक्टली हैपन, जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट करते हो, किसको, डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट करते हो तो कैन जो होता है वो आपका कुड में चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू रूल, ग्रामर रूल बोलता है ये। तो जैसे ही सेड I can beat you in the race, इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस। अब ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी गई है ये आपका डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, क्या दिया गया है आपका, डायरेक्ट स्पीच। इसको डायरेक्ट स्पीच बोल सकते हैं या इसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको क्या दिया गया है, कैन दिया गया है। तो while changing your direct speech into indirect speech, तो कैन किसमें चेंज हो जाता है आपका, कैन किसमें चेंज हो जाएगा, कैन आपका कुड में चेंज हो जाएगा, राइट। सो
he said I can beat you in the race. तो he said that, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हम हटा देंगे तो यहाँ पर हमें कंजक्शन यूज करना पड़ेगा that. तो he said that. अब यहाँ पर I he में चेंज हो गया, कैसे? क्योंकि I जो होता है वो आपका सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, तो सब्जेक्ट आपका ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? he. कैन किस में चेंज हो जाएगा? कुड में, तो ठीक है, he could beat me in the race. He could beat me in the race. So it means when you change your direct speech into indirect speech, can changes into could. तो can आपका किस में चेंज होता है? could में हो जाता है। तो ये आपका फर्स्ट यूज ऑफ could है, could का ये फर्स्ट यूज हो गया आपका, ठीक है। सेकेंड यूज देख लेते हैं, टू एक्सप्रेस पास्ट फिजिकल एबिलिटी या मेंटल एबिलिटी। देखो कैन तो प्रेजेंट फिजिकल एबिलिटी या मेंटल एबिलिटी को बताता है, लेकिन जब आप पास्ट मेंटल एबिलिटी को बताते हो तो कैन किस में चेंज हो जाता है? आपका कुड में चेंज हो जाता है। जैसे मैं सेंटेंस बोलूं, माय ब्रदर कुड ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 6। देखो, माय ब्रदर कुड ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 6, यानी मेरा ब्रदर जब 6 साल का था या 16 का था, सॉरी 16 ईयर का था, तो क्या कर लेता था? वो कार चला लेता था, यानी कार चला सकता था। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखो कैन चेंजेस इनटू कुड, हमने कैन को किस में चेंज कर दिया? कुड में चेंज कर दिया, राइट। आई कुड सॉल्व दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई कुड सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चन व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, यानी मैं जब 10th क्लास में था तो मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता था। आई कुड सॉल्व द सम इन 10th क्लास। सो माय डियर स्टूडेंट, इसमें एरर कैसे आएगा? देखो अब सेंटेंस जो आपका वो पास्ट में दिया है व्हेन आई वाज इन क्लास 10, तो यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे मैं कैन कर लेता, मान लो यहाँ पर, तो मैं क्या करता? देखो, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन व्हेन आई वाज इन क्लास 10th क्लास। सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि अगर आपका सेकंड वाला क्लोज देखो तो सेकंड वाला क्लोज पास्ट का है, इट मींस आपका जो सेंटेंस वो पास्ट से बिलोंग करता है, तो फर्स्ट क्लोज भी आपका पास्ट में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो कैन दिया वो इनकरेक्ट हो गया, आपका कैन की जगह पे क्या आना चाहिए? कैन की जगह पे कुड आना चाहिए। व्हाई सो? क्योंकि आपका जो सेकंड क्लोज है वो पास्ट में दिया है और आपका फर्स्ट क्लोज भी आपका पास्ट में आना चाहिए। सो देयरफॉर can changes into could when you express past physical ability और mental ability, तो उस केस में can को could में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब आता है can का could का यूज, रूल यूज देख लेते हैं। इसका थर्ड जो रूल है, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन। माय डियर स्टूडेंट, जनरली आप देखो जब आप रिक्वेस्ट करते हो, परमिशन करते हो, तो उस केस में देखो कैन, मे, माइट और कुड इनके साथ किया जा सकता है। लेकिन जो कुड होता है ना, कुड के जब साथ आप जब पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो, परमिशन करते हो, तो मे तो बहुत ज्यादा, मतलब जब बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो तो तब मे यूज कर लेते हो। जब आप एक मॉडरेट रिक्वेस्ट करते हो, बीच की एक एवरेज, मतलब एक बीच सी, मतलब ना तो बहुत ज्यादा हार्श होते हो और ना ही बहुत ज्यादा पोलाइट होते हो, जब एक एवरेज सी मतलब एक रिक्वेस्ट करते हो, परमिशन करते हो, मॉडरेट टाइप की जब पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन करते हो, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं कुड को। ओके, अगर मैं बात करता हूं, इट इज यूज इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ओनली, और इसको जनरली इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, कुड आई बोरो योर नोटबुक फॉर 2 days, मतलब आपने किसी दोस्त से बोला, कुड आई बोरो योर नोटबुक फॉर 2 days, क्या मैं 2 दिन के लिए आपकी नोटबुक ले सकता हूं? अब यहाँ पे कुड का मतलब पास नहीं है, बल्कि सामने वाले से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई ऐसा क्या मैं 2 दिन के लिए आपकी नोटबुक ले सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहे हो, मॉडरेट रिक्वेस्ट है ये। कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर, क्या प्लीज आप इस लेटर को पोस्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर भी कुड आपका पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कुड यू हेल्प हर प्लीज, आप सामने वाले को बोल रहे हो क्या प्लीज आप उसकी हेल्प कर सकते हो, तो ये परमिशन कर रहे हो आप सामने वाले को। तो इस तरीके से जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन की बात करते हो, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का जो पोलाइटनेस होता है तब हम यूज कर लेते हैं। जब आप मॉडरेट पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन की बात करते हैं तो वहां पर हम कुड यूज कर सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, रूल नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से ध्यान से देखो, टू एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशन और इमेजिनेशन। जब आप अनरियल सिचुएशन या इमेजिनेशन की बात करते हो, इट मींस जब आप कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हो, जब आप इमेजिनेशन की बात करते हो, कल्पना की बात करते हो, तो उस केस में आप क्या यूज कर लेते हैं? उस केस में आप कुड यूज कर सकते हैं, कैन चेंजेस इनटू कुड। जैसे मैंने बोला, इफ आई हैड मनी आई कुड बाय अ न्यू ब्रांड कार। देखो ये फर्स्ट जो क्लोज है कंडीशनल सेंटेंस हो गया आपका, मतलब ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस हो गया आपका। तो प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस में जो इफ क्लोज होता है वो आपका V2 के साथ आता है, और बाद में या तो वुड आता है, अगर विल होगा तो वुड आ जाएगा, कैन होगा तो कुड आ जाएगा। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई कुड बाय अ न्यू ब्रांड कार, तो मैं भी क्या कर सकता था, मैं एक नई कार ले सकता था। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते, यू कुड सक्सीड, तुम भी पास हो सकते थे, यू कुड सक्सीड।
तो यहाँ पर कुड आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, जनरली इसके अंदर जो एरर आता है कुड को लेकर, वो किस तरह के एरर आते हैं? तो सबसे पहले आपका मतलब जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया कि जैसे अगर मैं बोलता हूं आई कैन रन 5 किलोमीटर्स इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड, मैंने बोला मैं जब चाइल्डहुड के अंदर 5 किलोमीटर दौड़ लेता था। अब देखो मैंने यहाँ पर जो एरर दिया वो कैन दिया, जो कि कुड आना चाहिए, क्योंकि जब फिजिकल एबिलिटी या मेंटल एबिलिटी की बात करते हो, वो भी पास्ट की मेंटल एबिलिटी की बात करते हो या फिजिकल एबिलिटी की बात करते हो, सो कैन चेंजेस इनटू कुड, तो कैन आपका किसमें चेंज हो जाता है? कुड में चेंज हो जाता है। तो पहला एरर तो ये आ सकता है, कुड आ जाएगा यहाँ पर। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करता हूँ, जब आप इमेजिनेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं और अगर आपका इफ क्लॉज सेकंड फॉर्म में दिया गया है, तो बाद में आपको कुड ही यूज करना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पर मैं कुड की जगह कैन दे देता, तो सेंटेंस ऐसे होता कि इफ आई हैड मनी आई कैन बाय ए न्यू कार, सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। व्हाई सो? क्योंकि आपका फर्स्ट क्लॉज हैड के अंदर यानी सेकंड फॉर्म के अंदर दिया है, तो कैन चेंजेस इनटू कुड, तो यहाँ पर कैन नहीं बल्कि कुड आना चाहिए। सिमिलर इफ यू वर्कड हार्ड, यहाँ पे V2 दिया है, तो बाद वाला सेंटेंस आपका कुड में ही आएगा। सो सच टाइप ऑफ error comes in case of code. Code के केस में इस टाइप के errors आ जाते हैं। Now let us discuss a next type of modal verb which is may. अब नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं, हमारा जो may आ गया। अब ये हमारा थर्ड टाइप का क्या है? थर्ड मॉडल वर्ब हो गया हमारा may। तो सबसे पहले देखो, जब मैंने बात की थी आपको, बहुत ज्यादा जब आप एक्सट्रीम लेवल का एक पोलाइटनेस या रिक्वेस्ट या कमांड करना चाहते हो, बहुत ज्यादा पोलाइटनेस के साथ जब किसी को बोलना चाहते हो, चाहे वो रिक्वेस्ट हो, चाहे वो कमांड हो, चाहे वो परमिशन हो, तो उस केस में हम मे का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, मे आई यूज योर मोबाइल, तो मे यहाँ पर क्या यूज किया? क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ? तो सामने वाले से आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोलाइट परमिशन ले रहे हो, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? तो ये पोलाइट परमिशन हो गया, राइट। तो जब कभी अगर मैं एट द सेम टाइम अगर मैं पोलाइट कमांड करता हूं, मैं बोल सकता हूं यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, तो ऐसे भी बोल सकता हूं कि आप जा सकते हैं। तो जब कभी भी आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का जो पोलाइटनेस देना चाहते हो, चाहे वो परमिशन हो, चाहे वो रिक्वेस्ट हो, चाहे वो कमांड हो, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैन और कुड वी हैव टू यूज मे, हमें उस टाइम मे का यूज करना चाहिए, राइट। और सेकेंड यूज देख लेते हैं मे का। जब आप पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी की बात करते हो, मतलब जब आप किसी बात को लेकर अनिश्चित होते हो या पॉसिबिलिटी संभावना की बात करते हो, तो वहां पर हम मे का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर बोलता हूं इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज शायद बरसात हो सकती है, तो ये मे क्या कर रहा है? ये आपकी पॉसिबिलिटी बता रहा है कि शायद। मे जो होता है अनसर्टेनिटी या पॉसिबिलिटी के केस में क्या सेंस देता है? ये शायद की सेंस देता है, शायद, राइट। तो इसकी सेंस देता है इट मे रेन टुडे, आज शायद बरसात हो सकती है। योर अंकल मे कम टुडे, मतलब आपके अंकल है वो शायद आज आ सकते हैं। आई मे बाय न्यू कार दिस ईयर, शायद मैं एक नई कार खरीद सकता हूँ इस साल, राइट। तो मे आपकी अनसर्टेनिटी या पॉसिबिलिटी को बताने के लिए जब आप शायद की सेंस देते हो, जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते किसी चीज को लेकर, अनसर्टेन होते हो, तो वहां पर हम मे का यूज कर सकते हैं, राइट। आप नेक्स्ट यूज कर लेते हैं मे का हम, देखो टू एक्सप्रेस विश, प्रे और ब्लेस। ये जब आपके ऑक्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, ऑक्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऑक्टेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस इन विच वी एक्सप्रेस आवर प्रे, विश और ब्लेस। ऑक्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर आप जनरली विश, प्रे या ब्लेसिंग करते हो, वो आपके ऑक्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और ऑक्टेटिव सेंटेंसेस हमेशा अपने साथ एक्सक्लेमेटरी साइन लेकर आते हैं, राइट। इसमें हमेशा आप प्रे, विश या ब्लेस करते हो। जैसे मैंने बोला मे यू लिव लॉन्ग, तो ये जो साइन है ये हमेशा मतलब इस बात का बताता है कि आप ये साइन जो यूज किया वो ऑक्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें आप सामने वाले को विश कर रहे हो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी में सफल हो, मे यू हैव ए हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ। तो इन सभी सेंटेंसेस में आप क्या कर रहे हो? विश, प्रे या ब्लेस कर रहे हो। तो जब कभी आप ऑक्टेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो वहां पर भी हम मे का यूज कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम विद सबऑर्डिनेट क्लॉज। माय डियर स्टूडेंट, सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि जब आप दो क्लॉज है, ये फर्स्ट क्लॉज हो गया, ये सेकंड क्लॉज हो गया आपका, राइट, ये मेन क्लॉज हो गया, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। जब आप दो क्लॉजेस को सो दैट क्या है? सो दैट आपकी कंजक्शन है। जब आप दो क्लोजेस को सो दैट कंजक्शन से कनेक्ट करते हो, तो अगर आपका फर्स्ट क्लोज जो मेन क्लोज है अगर वो प्रेजेंट में दिया होता है, तो बाद में आप हमेशा मे यूज करते हैं। और जो सो दैट होता है ये आपका पर्पस को शो करता है। किसको शो करता है?
ये जब आप पर्पज की बात करते हो, कोई ऑब्जेक्टिव की बात करते हो, जब आप पर्पज को शो करते हैं तो उस पर्पज को बताने के लिए आप सो दैट का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है ताकि, राइट। अब देखो सेंटेंस का मतलब देखो, अगर सो दैट से पहले आपका मेन क्लॉज प्रेजेंट में दिया होता है तो बाद में सो दैट के बाद हमेशा ही मे आएगा, राइट। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे सक्सीड, मैं मेहनत करता हूं ताकि मैं सफल हो सकूं। सो दैट को आप रिप्लेस कर सकते हो इन ऑर्डर दैट के साथ भी, इसका मतलब भी यही होता है ताकि, जिसका मतलब होता है जब आप सामने वाले को पर्पस बताते हो, वी ईट सो दैट, या वो देखो वी ईट इन ऑर्डर दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जी सके, इसको इन ऑर्डर की दैट की जगह में सो दैट भी यूज कर सकता था। तो इट मीन सो दैट का मतलब भी ताकि होता है जो पर्पस बताने के लिए यूज किया जाता है, इन ऑर्डर दैट का मतलब भी ताकि होता है जो पर्पस बताने के लिए यूज किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, व्हेनेवर यू कनेक्ट टू क्लॉजेस विद सो दैट और इन ऑर्डर दैट, अगर आपका फर्स्ट क्लॉज प्रेजेंट में दिया होता है तो बाद में हमेशा आप मे ही यूज करते हैं। ये चीज आपको दिमाग में रखनी होगी, राइट, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर। अब इसके अंदर मे के अंदर जो एरर आते हैं वो किस टाइप के एरर आते हैं, देखिए एरर इस टाइप के आ सकते हैं। पहला तो आपको जैसे आपने दे दिया आई वर्क हार्ड सो दैट, यहाँ पे मे की जगह माइट दे दिया, माइट दे दिया। सो आई वर्क हार्ड सो दैट आई माइट सक्सीड, ये इनकरेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि आपका फर्स्ट क्लॉज क्या प्रेजेंट में दिया है, तो यहाँ पे माइट नहीं बल्कि मे आएगा, राइट। नंबर 2, यहाँ पर कई बार कैन दे देते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, जब आप सो दैट के साथ सेंटेंस बोलते हैं तो वो अपने साथ मे लेकर चलता है, कैन लेकर नहीं चलेगा। तो माइट भी नहीं आएगा, कैन भी नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा, कुड भी नहीं आएगा, वुड भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, मे आएगा, क्योंकि यहाँ पर सो दैट के साथ मे का यूज करते हैं जो कि पर्पस बताने के लिए यूज किया जाता है। किस चीज के लिए यूज कर लेते हैं हम, पर्पस बताने के लिए इसका यूज करते हैं, राइट। एट द सेम टाइम मे के अंदर आप पॉसिबिलिटी बताते हो, जब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पर हम मे का यूज कर लेते हैं। आई होप इट्स क्लियर, राइट। तो ये आपके मे के यूजेस थे। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइप विच इज माइट। अब नंबर 4 जो आपका वो माइट हो गया। अब माइट का डिस्कस करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मे को देखो, व्हेन यू चेंज योर डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मे चेंजेस इनटू माइट। जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट करते हो सेंटेंस को, तो आपका मे किस में चेंज हो जाता है, माइट में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहला देखो, ही सेड दैट, सो ही सेड यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, उसने कहा कि अब तुम जा सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट, व्हाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास हटा दिया तो हमने दैट लगा दिया। अब यू क्या होता है, यू आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो आप इसको यू मतलब यू को आप आई के अंदर चेंज करोगे, तो ही सेड दैट आई, और मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा, आई माइट गो देन, और नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही सेड दैट आई माइट गो देन, आई माइट गो देन। अब एरर कैसे हो सकता था माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एरर मान लो ऐसे पूरा एक सेंटेंस दे दिया, ही सेड दैट, आप यहाँ पे माइट की जगह मे दे दिया मान लो, ऐसे होता, ही सेड दैट I may go then, I may go then. So you must be considered, आपको इस बात को कंसीडर करना चाहिए कि he said that, क्योंकि आपका जो फर्स्ट क्लॉज है, यानी जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में दिया है, तो सेंटेंस आपका जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यानी इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा वो भी तो पास्ट में आना चाहिए, और मे तो फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसलिए आप इसको माइट में चेंज करेंगे, तो इट शुड बी देयर, राइट। इस तरह का एरर भी हो सकता है। नंबर 2 अगर मैं बात करता हूं, इसी माइट को जब आप बात करते हैं टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, देखो जब आप शायद की सिर्फ शायद की बात करते हो तो आप किसको यूज करते हो, मे को यूज करते हो। लेकिन जब आप शायद ही की बात करते हो, बहुत ज्यादा लेस पॉसिबिलिटी होती है, तो वहां पर माइट यूज कर लेते हो। शायद ही का मतलब होता है माइट, यानी जब आप बात करते हो बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी होती है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है, तो वहां पर हम माइट यूज कर लेते हैं। जैसे टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बताने के लिए मे का यूज किया जाता है, लेस पॉसिबिलिटी बताने के लिए माइट का यूज किया जाता है। जैसे हर हस्बैंड माइट कम एनी टाइम, माइट कम एनी टाइम, शी माइट कम लेट, ऐसे हम बोल सकते हैं। सिमिलर अगर मैं बात करता हूं, मान लो मैंने एक एग्जांपल और लिखूं, मैंने लिखा he met an accident, he met an accident yesterday, so he might come today, he might come today. So my dear student, if you look at this particular sentence, तो मैंने बोला उसका कल एक्सीडेंट हो गया, तो इसलिए he might come today, शायद ही आएगा,
क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद तो उसके पॉसिबिलिटी बहुत ही कम आने की, राइट? ही माइट कम टुडे। माइट यहाँ पे क्या बता रहा है? लेस पॉसिबिलिटी। बहुत ज्यादा लेस पॉसिबिलिटी की बात करते हो, शायद ही की सेंस देते हो, तो वहां पर माइट यूज कर लेते हैं। क्लियर? तो ये सेंस आपको देखनी पड़ेगी जब आप किसी बात को लेकर लीस्ट कॉन्फिडेंट होते हो, बहुत ज्यादा मतलब कहते हो ना शायद ही की सेंस देते हो, तो वहां पर आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग में वहां पर हमें माइट यूज करना होगा। क्लियर? इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं टू एक्सप्रेस पोजिशनल सेंटेंसेस, मतलब मींस माय डियर स्टूडेंट, यहां पर हो गया जब आप इमेजिनेशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं तो वहां पर आप यूज करते हैं, देखो अब इमेजिनेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं, इफ यू वर्कड हार्ड, इफ यू वर्कड हार्ड यू माइट सक्सीड। अब देखो यहाँ पे मे तो नहीं लगा सकते ना, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आपका जो फर्स्ट क्लोज यानी जो कंडीशनल क्लोज दिया है वो आपका V2 में दिया है, तो बाद वाला सेंटेंस भी आपका पास्ट में आना चाहिए। अगर यहाँ पे मे डाल देते तो वो तो प्रेजेंट में, मे तो आपका फर्स्ट फॉर्म है जो कि इनकरेक्ट हो जाता। इफ यू हैड लेफ्ट, इफ यू हैड लेफ्ट योर नोटबुक, अगर तुम अपनी नोटबुक छोड़ देते, देयर समबडी माइट हैव स्टॉलन इट, तो कोई उसको चुरा लिया होता, यानी किसी ने उसको चुरा लिया होता या कोई उसको चुरा लेता। सो माइट हैव स्टॉलन। जब आपका इमेजिनेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, अगर आपका V2 है, अगर आपका फर्स्ट क्लॉज V2 में दिया है तो बाद में आप माइट यूज करेंगे, मे यूज नहीं करेंगे। और अगर आपका फर्स्ट क्लॉज हैड प्लस थर्ड फॉर्म में दिया गया है तो बाद में आप यूज करेंगे माइट हैव थर्ड फॉर्म, माइट हैव थर्ड फॉर्म, ये यूज करेंगे क्योंकि ये आपका कंडीशनल सेंटेंस का रूल है। आई विल एक्सप्लेन कंडीशनल सेंटेंस रूल लेटर ऑन। अभी फिलहाल के लिए आप इसको सिर्फ इतने ध्यान में रखें कि अगर आपका फर्स्ट क्लॉज V2 में तो बाद में माइट लगाएंगे, अगर आपका फर्स्ट क्लॉज हैड प्लस थर्ड फॉर्म में तो बाद में माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। क्लियर? तो ये माइट का थर्ड यूज हो गया आपका। देन माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, शेल एंड विल। तो सबसे पहले हम शेल की बात करते हैं। रूल नंबर 1, शेल की अगर बात करता हूं विथ फर्स्ट पर्सन, मतलब जनरली हम एक ग्रामर रूल के हिसाब से चले तो आई और वी जो होता है वो अपने साथ शेल लेकर चलता है। जैसे आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, वी शैल गो देयर टुनाइट। तो यहाँ पर आई और शेल के साथ हम क्या यूज कर लेते हैं? आई और वी के साथ हम शेल यूज कर लेते हैं, राइट? तो जनरली ये ग्रामर रूल है तो एवरीबॉडी नोस अबाउट इट, सभी को पता। आई और वी के साथ जब आप सब्जेक्ट आई और वी यूज करते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, तो फ्यूचर का अगर वो सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनाइट का अगर सेंटेंस है, तो वी हैव टू यूज शेल, हमें वहां पे शेल यूज करना होता है। टू एक्सप्रेस फॉर्मल सजेशन, जब आप फॉर्मल सजेशन देते हो तो ये आप सजेशन देने की बात करते हैं तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? शेल, मतलब फॉर्मल सजेशन देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। शेल वी टॉक टू द हेडमैन, क्या हम हेडमैन से बात करें? शेल आई ओपन द गेट, क्या मैं गेट को ओपन करूं? राइट? तो यहाँ पर हम शेल का यूज कर सकते हैं जब फॉर्मल सजेशन की बात करते हैं। टू एक्सप्रेस फॉर्मल परमिशन, जब किसी से फॉर्मल परमिशन लेना चाहते हो, शेल वी गो आउट, क्या हम बाहर चले? शेल वी गो आउट, क्या हम बाहर चले? तो उस केस में हम क्या यूज कर लेते हैं? शेल यूज कर लेते हैं। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ लिसन टू मी केयरफुली, अभी मैं और रूल बताऊंगा शेल के। अभी पहले विल को डिस्कस करते हैं, फिर विल और शेल को कंबाइन डिस्कस करेंगे एंड आई विल टेल यू सम न्यू रूल्स अबाउट द सेम। जब आप विल की बात करते हैं तो विल के अंदर क्या होता है? जब विल, देखो आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, यू, दे, ही, शी, इट और एनी पर्सन नेम, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं? विल यूज करते हैं। देखिए, दे विल कम बैक सून, दे विल कम बैक सून, वो जल्दी आ जाएंगे। शी विल मैरी हिम द नेक्स्ट मंथ, वो नेक्स्ट मंथ उससे शादी करने वाली है। तो जब आप मतलब सेकंड पर्सन की बात करते हैं, आई और वी को छोड़कर बात करते हो, तो वहां पर हम सेकंड या थर्ड पर्सन की बात करते हो तो वहां पर हम विल यूज करते हैं, ना कि शेल। ये एक ग्रामर रूल है। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, जब आप किसी भी स्टेटमेंट को स्ट्रांगली बोलना चाहते हैं तो वहां पर डिटर्मिनेशन बताने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? आप शेल की जगह विल यूज करेंगे। देखिए, आई विल नॉट गो देयर एट एनी कॉस्ट, मैं किसी भी कीमत पर वहां नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर आप जब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बताते हैं तो वहां पर शेल की बजाय विल यूज करते हैं हम किनके साथ? हालांकि आई और वी के साथ हम शेल यूज करते हैं, बट उसके बावजूद भी, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं तो वहां पर आप आई और वी के साथ भी हम क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे, राइट? नंबर 3 अगर मैं बात करता हूं, टू एक्सप्रेस प्रॉमिस, जब प्रॉमिस की बात करते हो तो प्रॉमिस को वादे की बात करते हो तो वहां पर भी विल का यूज किया जाता है। सो आई विल डू इट, आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई डॉटर, मैं अपनी डॉटर के लिए सब कुछ करूंगा। तो यहाँ पर आपका प्रॉमिस शो कर रहा है। टू एक्सप्रेस थ्रेटनिंग, जब आप किसी को डराने की कोशिश करते हो, थ्रेटनिंग करते हो, तो वहां पर भी आप विल यूज कर लेते हो। आई विल किल हिम, मैं उसको मार दूंगा। वी विल स्पॉइल यू, हम आपको स्पॉइल कर देंगे। वी विल स्पॉइल यू। तो जब आप कभी मतलब स्ट्रॉन्ग
सेंटेंस की बात करते हैं तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, अभी मैं एक रूल और बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहले विल और शैल का। नाउ अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश, जनरली अगर सभी को पता है कि अगर मैं शैल की बात करूं तो शैल किसके साथ यूज किया जाता है? आई और वी के साथ यूज किया जाता है। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, यानी जो सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उन सभी के साथ विल यूज होता है, राइट। एवरीबॉडी नोस अबाउट इट। सो लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर टू यू। अगर मान लो किसी सेंटेंस के अंदर आपको सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे मैंने लिखा आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट टुमारो, ठीक है, ऐसा मैंने एग्जांपल दिया। तो वहां पे शेल भी दिया है, वहां पे विल भी दिया है, तो ऑप्शन क्या डालोगे? आई शेल गो टू मार्केट टुमारो। अगर वहां पर शेल और विल दोनों दिए हैं तो फिर आप शेल के साथ ही जाओगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल आई टेक्स शेल विद इट, आई अपने साथ शेल लेकर चलता है, तो यहाँ पे शेल डालेंगे। लेकिन विल भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर शेल नहीं है तो फिर विल भी एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश विल का भी यूज होता है, तो विल भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है। नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट, जनरली अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल आई और वी के साथ हम क्या यूज कर लेते हैं? शेल यूज कर लेते हैं, और बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज कर लेते हैं, राइट। एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा अभी आपको, यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा मैं। यस, आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग अबाउट शेल एंड विल। देखिए यहाँ पे एक चीज जो बताएंगे, जब आप कभी भी किसी भी स्टेटमेंट को स्ट्रांगली बोलते हैं, जब आप किसी स्टेटमेंट को इंफसाइज करके बोलते हैं, स्ट्रांगली बोलते हैं, तो जनरली हम किसके साथ यूज करते हैं? आई और वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज कर लेते हैं। एंड एवरीबॉडी नोस अबाउट इट, सभी को पता है। लेकिन जब आप किसी स्टेटमेंट को स्ट्रांगली बोलते हो, किसी बात को स्ट्रांगली तरीके से प्रेजेंट करते हो, स्ट्रेस देके बोलते हो, तो जनरली जिनके साथ शेल लगता है, जिनके साथ शेल लगता है उनके साथ तो विल लगाएंगे हम। मतलब अगर मैं बात करता हूं आई और वी के साथ तो हम शेल लगाते हैं, लेकिन अगर आप इंफसाइज करते हैं तो इनके साथ शेल विल लग जाएगा। और सेकंड और थर्ड पर्सन जिनके साथ जनरली हम क्या यूज करते हैं? विल यूज करते हैं, तो वहां पर शेल यूज करेंगे। इट मींस व्हेनेवर यू एक्सप्रेस इंफसाइज, व्हेनेवर यू जस्ट एक्सप्रेस स्ट्रेस, जब आप किसी स्टेटमेंट को स्ट्रांगली बोलना चाहते हैं तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन, हालांकि आई और वी के साथ हम शेल यूज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ हम विल यूज करेंगे, क्योंकि आप स्ट्रांगली किसी स्टेटमेंट को बोल रहे हैं। और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जनरली विल यूज करते हैं, लेकिन जब आप किसी स्टेटमेंट को स्ट्रांग बोलते हैं तो वहां पर हम विल का यूज कर, शेल का यूज करेंगे। क्लियर? नाउ लेट मी जस्ट गिव एन एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल देता हूं अभी आपको। जैसे मैंने बोला चेंज योर वेज, चेंज योर वेज एल्स, एल्स का मतलब वरना, आई शेल विल पनिश यू। मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, तो मैंने बोला देखो आप क्या बोलोगे? चेंज योर वेज, अपने रास्ते सुधार ले भाई, एल्स वरना आई शेल पनिश यू, आई विल पनिश यू। जनरली तो आई अपने साथ शेल लेकर चलता है, लेकिन इस सेंटेंस में शेल नहीं आएगा बल्कि विल आएगा, बिकॉज आपका जो सेंटेंस है वो क्या है? आप इंफसाइज देके बोल रहे हो कि बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हो कि रास्ते सुधार ले वरना मैं क्या करूंगा? आपको पनिश करूंगा। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आप स्ट्रेस देके बोल रहे हो, इंफसाइज करके बोल रहे हो। सिमिलर अगर मैं बोलता, एक सेंटेंस बोला चेंज your ways else you shall or will be punished। और मैंने दूसरा स्ट्रक्चर पैसिव ले दिया, मैंने बोला कि भैया काम कर, अपने रास्ते सुधार ले वरना तुम्हें पनिश किया जाएगा। चेंज योर वेज एल्स यू शैल और विल बी पनिश्ड। अब यू क्या लेता है? जनरली यू अपने साथ विल लेकर चलता है, लेकिन यहाँ पे विल नहीं आएगा, क्योंकि आप जब सामने वाले को थ्रेटन कर रहे होते हो, किसी स्टेटमेंट को इंफसाइज करके बोल रहे होते हो, तो यू के साथ अब यहाँ पर शैल यूज होगा ना कि विल होगा, तो यू शैल बी पनिश्ड आएगा, ना कि यू विल बी पनिश्ड, राइट। सो यू हैव टू कीप दिस रूल इन योर माइंड। नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट, लेकिन अगर जब आप बात करो इंटेरोगेटिव की, एक बात दिमाग में रखना, जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हमेशा शैल ही यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला शैल वी गो, शैल वी गो नाउ, तो ये हमेशा, अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हो तो आई और वी के साथ हम शैल ही यूज करेंगे, विल यूज नहीं कर सकते। मान लो अगर मैं सेंटेंस को बोलूं विल वी गो नाउ, तो ये गलत हो जाएगा, वहां पर शैल ही यूज करेंगे। क्लियर? तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग रूल था शैल और विल का। यू हैव टू कीप दिस रूल इन योर माइंड। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट रूल।
अब विल का ही नेक्स्ट रूल है, जब आप विलिंगनेस की बात करते हो, जब विलिंगनेस को बताना चाहते हो, इच्छा को बताना चाहते हो, तो वहां पर भी आपका यूज करते हो, विल का यूज करते हो। जैसे आई विल गो टू शिमला नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पे विल क्या बता रहा है, आपकी विलिंगनेस, इच्छा को बता रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू एक्सप्रेस इन्विटेशन या रिक्वेस्ट, जब आप किसी को इन्विटेशन की बात करते हो, रिक्वेस्ट की बात करते हो, तो वहां पर भी विल का यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ विल यू कम टू डिनर, क्या आप डिनर पे आएंगे, विल यू कम टू डिनर, सामने वाले को इनवाइट कर रहे हो, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट भी कर रहे हो। सो इसे विल का यूज आप रिक्वेस्ट या इन्विटेशन के लिए भी कर सकते हैं। क्लियर? अब आ जाती है वुड। माय डियर स्टूडेंट, वुड एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टाइम में यूज होता है। तो इसके यूजेस भी बहुत सारे हैं। सबसे पहला यूज अगर विल का करूं तो विल चेंजेस इनटू वुड इन केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर विल किस में चेंज हो जाएगा, आपका वुड में चेंज हो जाएगा। जैसे देखो, ही सेड आई विल गो देयर, ही सेड आई विल गो देयर, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। व्हाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड दैट he would go there, he would go there, तो will को किसमें चेंज कर दिया, मैंने would में कर दिया। अब सबसे पहला एरर कैसे आ सकता था यहाँ पर, मान लो यहाँ पर will दे देते हैं, ऐसे करके दे देते हैं आपको, he said that he will go there, so this sentence is incorrect. Why so? Because your reporting verb जो है वो आपका पास्ट में दिया है, तो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो इनडायरेक्ट स्पीच आएगी वो भी आपका पास्ट में आना चाहिए, तो विल नहीं बल्कि वुड आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे व्हेन यू चेंज योर डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, विल चेंजेस इनटू वुड, विल आपका किसमें चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। नंबर 2, माय डियर स्टूडेंट, इसी वुड का यूज जब आप पास्ट रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए यूज करते हैं, यूज टू किसके लिए यूज किया जाता है, जब आप पास्ट रिपीटेड एक्शन की बात करते हो, कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में आप किया करते थे, तो यूज टू को बताने के लिए भी आप वुड का यूज कर सकते हैं। यानी यूज टू भी यूज कर सकते हैं आप और वुड भी यूज कर सकते हैं। दे बोथ हैव द सिमिलर मीनिंग, हालांकि दोनों का मतलब ही क्या होगा, दोनों का मतलब सेम होगा। जैसे मैंने बोला when I was a child, जब मैं एक बच्चा था, when I was a child my grandmother would tell me stories, तो यहाँ पे मैं used to भी कर सकता हूँ, used to। तो इस लाइन का मतलब हो गया when I was a child my grandmother would tell me stories, इस लाइन का मतलब हो गया जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मेरी ग्रैंडमदर मुझे स्टोरी सुनाया करती थी। तो यहाँ पे would का जो मतलब है वो used to के सेंस में है, यानी पास्ट रिपीटेड एक्शन। जब आप पास्ट रिपीटेड एक्शन की बात करते हैं तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग यूज्ड टू, वुड का भी यूज किया जा सकता है, राइट। आई वुड गो फॉर ए वॉक अर्ली मॉर्निंग, मैं क्या करता था, वॉक के लिए जाया करता था, हर सुबह मैं वॉक के लिए जाया करता था। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वुड किसके सेंस को बता रहा है, यूज्ड टू के सेंस को बता रहा है। सो व्हेन यू एक्सप्रेस योर पास्ट रिपीटेड एक्शन, इन दैट केस वी आल्सो यूज वुड। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग यूज्ड टू वी कैन आल्सो यूज वुड। तो यानी यूज्ड टू के बजाय हम वुड का भी यूज कर सकते हैं। इसमें एरर किस टाइप से आ सकता है, देखो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मान लो मैंने यहाँ पे वुड की जगह विल लगा दिया, सो इट कैन बी द एरर आल्सो, इट कैन बी एन एरर आल्सो। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड माय ग्रैंडमदर विल टेल मी स्टोरीज, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया क्योंकि सेंटेंस तो आपका क्या है, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, तो आपका ये सेंटेंस पास्ट का है और पास्ट में रिपीटेड एक्शन बताने के लिए आप विल का यूज नहीं बल्कि वुड का यूज करेंगे, तो विल यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इट मींस माय डियर स्टूडेंट, जब आप यूज टू की सेंस देना चाहते हो, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग यूज टू हम वुड का भी यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं, परमिशन की बात करते हैं, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से आपने कुड का यूज किया था वहां पर हम वुड का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना ये हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है, राइट। जैसे अगर मैं बोलता हूँ वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी बुक देंगे, वुड यू प्लीज लेंड मी अ बुक, यहाँ पे वुड की जगह मैं कुड भी यूज कर सकता था, वुड यू प्लीज लेंड मी अ बुक, दोनों ही करेक्ट है। जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हो, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हो, चाहे वो कुड के साथ हो चाहे वो वुड के पास साथ हो, दोनों के साथ एक्सेप्ट है, एक्सेप्टेबल है, आप यूज कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफी, क्या आप एक चाय लेना चाहेंगे, क्या आप चाय का प्याले लेना चाहेंगे, आप चाय लेना चाहेंगे या कॉफी लेना चाहेंगे। तो जब आप सामने वाले को रिक्वेस्ट करते हो तो उस केस में भी आप यूज कर लेते हैं वुड का, राइट। फिर बात आती है इमेजिनेशन, जब आप इमेजिनेशन की बात करते हो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आप यूज कर सकते हैं इसको। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा वुड दैट आई वर अ किंग, वुड दैट आई वर अ किंग। माय डियर स्टूडेंट, पहले मैं बताना चाहता हूँ वुड दैट का मीनिंग क्या होता है। देखो वुड दैट का मतलब होता है काश, वुड दैट को आप बोल सकते हो आई विश भी बोल सकते हो, आई विश, या इसको आप वुड दैट भी बोल सकते हो जिसका मतलब होता है काश, राइट। तो पहला मतलब वुड दैट आई वर अ किंग, काश में एक राजा होता। अब आपके दिमाग में जा रहा होगा कि आई के बाद हमने वर क्यों यूज किया। नाउ माय डियर स्टूडेंट, इन केस ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के केस में सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, वी हैव टू ऑलवेज यूज वर।
सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आपको वर ही यूज करना होता है। अब यहाँ पे वुड दैट आई वर ए किंग का मतलब हो गया, वुड दैट का मतलब हो गया आई विश, काश मैं एक राजा होता। और इसके बाद आपको क्या करोगे, आई सब्जेक्ट के बाद हमेशा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, उसके साथ हमेशा वर ही यूज करेंगे, बिकॉज दिस इज अकॉर्डिंग टू इमेजिनेशन रूल। ये इमेजिनेशन के रूल की बात कर रहे हैं हम, राइट। तो इसमें एरर कैसे आ सकता है, मान लो क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया will that, will that I were a king, so this sentence is incorrect. Why so? Because will that नहीं होता, बल्कि would that होता है, जिसका मतलब होता है काश, यानी I wish I were a king, right? Let's move on to our next slide. This is our last slide. अब would का next rule देख लेते हैं, rule number 5. To express determination stronger than will. Will से ज्यादा जब आप strong अपनी चीज को बताना चाहते हो, यानी जब आप अपनी डिटर्मिनेशन बताना चाहते हो, दृढ़ निश्चय, फॉर्मनेस बताना चाहते हो, विल से ज्यादा, तो वो वुड के साथ बताई जाती है। सो माय डियर स्टूडेंट, ही वुड रादर डाई देन बैग। और जनरली अगर देखो, ही वुड रादर डाई देन बैग, यानी भीख मांगने से तो वो क्या पसंद करेगा, मरना पसंद करेगा। एंड आई वुड अचीव माई गोल सूनर और लेटर, मैं सूनर और लेटर, देर सवेर में अपने जो गोल है उसको अचीव करके रहूंगा, तो रहूंगा ही। तो यहाँ पे वुड क्या बता रहा है, यहाँ पे वुड आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बता रहा है, जो कि विल से कहीं ज्यादा है। वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक एरर बता देता हूँ, जिस भी पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको रादर दिखाई पड़ता है, तो वहां पर हमेशा वुड ही यूज करते हैं। अब सेंटेंस देने वाला यहाँ पर वुड की जगह विल भी दे सकता था। मान लो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता कि ही वुड की बजाय लिखता ही विल रादर डाई देन बैग, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि रादर जो होता है वो अपने साथ वुड लेकर चलता है, ना कि विल। तो क्या होता है, ही वुड रादर डाई देन बैग। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बताने के लिए आप यूज करते हैं, तो रादर अपने साथ वुड लेकर चलता है, ना कि विल लेकर चलता है, राइट। नंबर 2, इसी के अंदर एक एरर ऐसे भी आ जाता है, इसमें जो रादर के साथ जो देन लगता है ना, वो THAN लगता है, यही देन लगता है, लेकिन एरर देने वाला यहाँ पे THEN वाला दे देता है, ये देन दे देता है, राइट। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, रादर अपने साथ वुड लेकर चलता है, और देन कौन सा आएगा, THAN वाला देन आएगा। और जब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, तो वहां पर हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग विल, वहां पर हम वुड का यूज करते हैं। क्लियर। अब बात कर लेते हैं इमेजिनेशन के केस में। माय डियर स्टूडेंट, सबसे ज्यादा वुड का यूज इमेजिनेशन में भी किया जाता है। जैसे मैंने बोला आई विश, या मतलब यहाँ पर देखो, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। सो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे सिंपल सी बात, आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ कि अगर आपका इफ क्लॉज V2 के अंदर है, तो बाद वाला सेंटेंस आपका वुड प्लस V1 में आना चाहिए। अगर आपका इफ क्लॉज V2 के अंदर है, तो बाद वाला सेंटेंस वुड प्लस V1 में आना चाहिए। और अगर आपका इफ क्लॉज यानी फर्स्ट क्लॉज आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म में है, तो बाद वाला क्लॉज आपका किस में आना चाहिए, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में आना चाहिए, वुड हैव प्लस V3 में आना चाहिए। ये सिंपल सा रूल है। अब देखो, इफ आई वर ए बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, देखो इफ के बाद यानी बी का सेकंड फॉर्म वर यूज कर लिया, और वैसे भी इमेजिनेशन के केस में आप सभी सब्जेक्ट के साथ वर यूज करते हैं। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक बर्ड होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पे आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ जाता, राइट। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म था, देखो वी, अगर आपका इफ क्लॉज V2 से है, तो बाद में वुड प्लस V1 आ गया, वुड प्लस V1 आ गया। नंबर 2, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड नॉट डिनाई यू, मैं तुम्हें मना नहीं करता। तो यहाँ पर भी हैव का सेकंड फॉर्म मैंने हैड यूज कर लिया, राइट, हैड यूज कर लिया, और उसके बाद भी मैंने क्या किया, वुड प्लस V1 यूज कर लिया। तो अगर आपका फर्स्ट क्लॉज V2 के अंदर है, तो बाद में आप वुड प्लस V1 ही यूज करेंगे, राइट। अब यहाँ पे एरर कैसे हो सकता था, देखो यहाँ पे एरर हो सकता था, यहाँ पे तो V2 दे दिया आपको, इफ आई वर अ बर्ड, तो यहाँ पर मान लो मैंने विल दे देता यहाँ पर, तो ये इनकरेक्ट हो जाता। इफ आई वर अ बर्ड आई विल फ्लाई इन द स्काई, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि आपका इफ क्लॉज क्या है, V2 के अंदर है, सो आपका सेकंड क्लॉज भी आपका वुड में आना चाहिए, राइट। सिमिलर मैं बोलता इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई विल नॉट डिनाई यू, मैं तुम्हें मना नहीं करता, तो मैं यहाँ पे विल यूज कर लेता, ये इनकरेक्ट हो जाता। व्हाई सो, बिकॉज आपका जो हेड है वो V2 है, आपका पास्ट, मतलब V2 है, तो आपका जो सेकंड क्लॉज है वो भी आपका वुड में आना चाहिए, पास्ट में आना चाहिए, राइट। सेकंड, मैंने अभी एक रूल और बताया था कि अगर इफ से पहले आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया होता है, और बाद में फिर आपको वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ही लिखना होता है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब एक सेंटेंस में लिखता हूं कि अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड
I would have passed. I would have passed. I would have passed. So my dear student, अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखो तो मैंने फर्स्ट क्लॉज हैड प्लस थर्ड फॉर्म में यूज किया. इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, अगर मैंने अच्छे से स्टडी की होती, मेहनत की होती, हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज किया मैंने. देखो हैड स्टडीड. आई वुड हैव पास, तो सेकंड क्लॉज आपका वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में आएगा. वुड हैव प्लस V3. आई वुड हैव पास, तो मैंने सेकंड क्लॉज आपका क्या लिखा है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में लिखा है. राइट. सो दिस इज इन केस ऑफ इमेजिनेशन. सो इमेजिनेशन के केस में भी हम वुड का यूज कर लेते हैं. राइट. So my dear student, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with the remaining model verbs. So thank you so much. God bless you all. Stay happy and blessed.